हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और देखिए, चूंकि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आउट होते हैं, यानी कि हर बार रिपीट किए जाते हैं, हर बार वो पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जितने क्वेश्चंस बताऊंगा, अगर आप वही पढ़ के चले जाते हैं तो आपके 40 के ऊपर नंबर आएंगे ही आएंगे। और काफ़ी देखिए, फिजिक्स जो सब्जेक्ट है आपका काफ़ी आसान सब्जेक्ट है। थोड़ा सा इसमें डेरिवेशन है तो बच्चे डेरिवेशन से डरने लगते हैं कि हम तो डेरिवेशन कर ही नहीं पाएंगे, डेरिवेशन तो काफ़ी टफ होता है, फार्मूले काफ़ी टफ होते हैं। तो मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं पूरे का सोल्यूशन भी आपको बता दूंगा, पीडीएफ भी दे दूंगा। बहरहाल इस वीडियो में मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन के आपको जो डेरिवेशन टाइप के होंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे, उनका सोल्यूशन भी बता दूंगा। तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और सभी बच्चों तक शेयर जरूर कर देंगे। और क्वेश्चन को आप कॉपी पेन पे लिख जरूर लेंगे कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहला क्वेश्चन, अभिकेंद्रित त्वरण यानी कि सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन को परिभाषित करो। रेखीय वेग तथा त्रिज्या के पदों में इसके व्यंजक प्राप्त करो। यानी कि इसका डेरिवेशन भी करना है किसके पदों में, रेखीय वेग तथा त्रिज्या के पदों में। ठीक है, अब देखिए, बहुत सारे बच्चे डेरिवेशन को देख करके घबरा जाते हैं। और मैं बता दूं कि जो 5-5 नंबर में फिजिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है, तो जो 5-5 नंबर में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीसरे सेक्शन में और चौथे सेक्शन में और पाँचवें सेक्शन में 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3-3 पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 2-2 करने रहते हैं। यानी कि 6 क्वेश्चन हो गए टोटल आपके। ठीक है, पूछे तो 9 जाते हैं लेकिन 6 आपको करने रहते हैं। तीसरे में 3 पूछे जाएंगे, चौथे सेक्शन में 3 पूछे जाएंगे, पाँचवें सेक्शन में 3 पूछे जाएंगे, जिसमें से सब में से आपको 2-2 करना रहता है। तो अगर तीसरे में आपका 2 क्वेश्चन है और चौथे में 2 क्वेश्चन है और पाँचवें में 2 क्वेश्चन है, तो टोटल 6 में से आपका लगभग 3 या फिर 4 डेरिवेशन ही आएगा। और डेरिवेशन में आपके थ्योरी के भी पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, अभिकेंद्रित त्वरण सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन को परिभाषित करो। यानी कि पहले इसका डिफिनीशन लिखो, उसके बाद से रेखीय वेग तथा त्रिज्या के पदों में इसके व्यंजक प्राप्त करो। तो काफ़ी आसान तरीके से मैं बताऊंगा, बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। चलिए, अगर आपको कुछ नहीं याद है तो मैं केवल आपको फिगर के माध्यम से बता दूंगा, तो आप कभी भी कन्फ्यूजन में नहीं आएंगे। और ये अगर क्वेश्चन आ गया, सपोज कीजिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ गया, तो आप करके ही आएंगे उसको। ठीक है, मैं शॉर्टकट तरीके से बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देख के डर जाते हैं कि कैसे होगा, डेरिवेशन है, बहुत लंबे फार्मूले होंगे, कुछ याद नहीं आएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं अभिकेंद्रित त्वरण यानी कि सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन क्या होता है। देखिए, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन क्या होता है कि वृत्तीय पथ पर गतिमान पिंड से केंद्र के यानी कि जो सेंटर की तरफ लगने वाले त्वरण को अभिकेंद्रित त्वरण कहते हैं। देखिए, फिगर के माध्यम से समझेंगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा। यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, ये मान लीजिए यही फिगर लीजिए, चाहे एक और मैं आपको फिगर यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कलर थोड़ा सा चूज कर लें इसका। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वृत्तीय पथ पर, यानी कि मान लीजिए कि ये कोई वृत्तीय पथ हो गया, वृत्त रहना चाहिए, मतलब कि सर्कुलर रहना चाहिए वृत्तीय पथ पर, और एक समान गति, मतलब वृत्तीय पथ पर गतिमान पिंड। मान लीजिए कि ये कोई पिंड है, ठीक है, ये m द्रव्यमान का कोई पिंड है, तो ये गति कर रहा है। यहाँ पे वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है। तो वही कहा जा रहा है कि वृत्तीय पथ पर गतिमान पिंड से, मतलब ये गतिमान पिंड है, और गतिमान पिंड से केंद्र की तरफ, जो केंद्र की तरफ लगने वाला त्वरण है, ये केंद्र की तरफ जो त्वरण लगेगा, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, अभिकेंद्रित त्वरण। यानी कि एक्सीलरेशन आपका जो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन होता है, इसी को कहते हैं अभिकेंद्रित त्वरण। यानी कि वृत्तीय पथ पर गतिमान पिंड से केंद्र की तरफ जो त्वरण लगता है, उसी को अभिकेंद्रित त्वरण यानी कि सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन कहते हैं। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन भी काफ़ी आसान है, बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के बहुत कहते हैं, जो भी कुछ भी डेरिवेशन हो तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं डेरिवेशन तो काफ़ी टफ होगा। कुछ नहीं है, ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट तरीके से ही बताऊंगा। आपको अगर कुछ ना आता हो तो आप इस तरीके से भी करेंगे तो आपके नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए, मान लीजिए कि आप ऐसे ही आप फिगर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कहा जा रहा है कि वृत्तीय पथ होना चाहिए, और उस पर एक m द्रव्यमान का मान लीजिए कि यहाँ कोई पिंड है जो गति कर रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक गति जब करके आया, यहाँ से, जैसे कि आपको यहाँ फिगर के माध्यम से दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक आया, तो इसका विस्थापन डेल्टा एस है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और इसके बीच का कोण क्या है, ओ पी क्यू के बीच का कोण है डेल्टा थीटा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, डेल्टा थीटा दिख रहा होगा, और इसकी त्रिज्या आर है। अब ओ पी की त्रिज्या कितनी है, आर है, और ये भी ओ क्यू जो है वो भी तो इसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या ही होगी, तो वो भी आर ही है। ठीक है, तब इसमें आपको समझना क्या है, सबसे पहले आपको इसमें लिखना क्या है, हाँ, और वी वेग से जो आपका पिंड है वो गति कर रहा है वी वेग से। अब देखिए, वेग तो यहाँ पे समान होगा, यानी कि जो स्पीड यहाँ पे होगी, यहाँ से चल रहा है पी से, यहाँ से मान लीजिए कोई एम द्रव्यमान का
कण है, कोई पिंड है, तो यहाँ से चल रहा है यहाँ तक, यहाँ से चल के यहाँ तक आया, ठीक है, P से चल के Q तक, तो इसका तो वेग तो समान होगा, लेकिन इसकी जो दिशा होगी वेक्टर होगा, वेक्टर v1 और वेक्टर v2। अब देखिए यहाँ पे जब है वो, यहाँ पे है P पे, तो इसका वेक्टर, इसकी दिशा इस सीधी में होगी, ठीक है, इसको v1 कह दे रहे हैं। फिर जब यहाँ पे आ गया है, यहाँ से यहाँ तक आया है, तो इसकी दिशा इधर होगी, जिसको हम v2 कह दे रहे हैं, ठीक है। तो वेक्टर v1 वेक्टर v2, जिसकी दिशा तो अलग होगी, लेकिन जो इसकी स्पीड है यानी कि वेग है, चाल है, ये यहाँ से यहाँ तक गया है, तो समान स्पीड से जा रहा है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 v2, ठीक है, v इक्वल टू v1 और v2, मतलब v यहाँ पे जो v1 v2 है, यहाँ पे इसका अगर वेक्टर की बात नहीं करें, दिशा की बात नहीं करें, तो इसकी स्पीड की बात करें, इसकी चाल की, तो हर जगह एक समान, अभी आपको कहा गया है कि एक समान वृत्ति, मतलब वृत्ति पथ पर गति कर रहा है, एक समान गति से वृत्ति पथ पर गति कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तो बस आपको ये फिगर बना लेना है। और इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले तो आपको मालूम ही होगा कि आप लिखेंगे कि माना m द्रव्यमान का एक पिंड r त्रिज्या के पथ पर, जो m द्रव्यमान का कोई पिंड है r त्रिज्या के पथ पर एक समान वेग यानी कि v वेग से गतिमान है, गति कर रहा है। यदि किसी क्षण पिंड का कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा हो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए आपको एक और इसको इसमें फिगर बनाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फिगर। अब ये फिगर कैसे बनेगा, चलिए थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, दोनों की सहायता से आप समझ लेंगे आराम से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो ये पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा ये पोर्शन, यहाँ पे जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है डेल्टा थीटा वाला एंगल वाला और डेल्टा एस विस्थापन वाला, इसकी सहायता से ही ये फिगर बनेगा। आप कैसे बनेगा, यहाँ पे पहले आप देखिए, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन, ये पूरा एंगल वाला पोर्शन, यहाँ पे ये हो गया इसका, ठीक है, डेल्टा थीटा आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद से ये जो इसकी त्रिज्या है, रेडियस r है, इसमें साइड में इसका वेक्टर है v1 है और v2 है, ठीक है। और उसके बाद से आपको निकालना है डेल्टा v, तो यहाँ से एक एरो कर देंगे, ठीक है, इस इधर रहेगा, और a b c o b p q r कोई भी नाम आप दे सकते हैं। तो इसको डेल्टा v निकालने के लिए होता है v2 वेक्टर v2 माइनस v1, वेक्टर v2 माइनस v1 इक्वल टू डेल्टा v हो जाएगा, ठीक है। अब डेल्टा v हो जाएगा और यहाँ पे डेल्टा s है। अब देखिए इसका डेरिवेशन कैसे करना है, बस ये आपको ये फिगर बना लेना है, ये फिगर आपको सिंपल सा दिख रहा होगा और ये फिगर। अब देखिए इसका डेरिवेशन करना कैसे है, यहाँ पे देखिए बहुत आसान होता है, कोई इसमें ये नहीं होता है कि बहुत लंबा है, बहुत फिगर नहीं हो पाएगा। आप अगर ये लिखना चाहें त्रिभुज ओ पी क्यू, यानी कि त्रिभुज जहाँ पे ये ओ पी क्यू दिख रहा होगा, ओ पी क्यू, तो ओ पी क्यू में चाप बटे त्रिज्या होता है, तो चाप का हो जाएगा डेल्टा एस अपान आर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, चाप बटे त्रिज्या ओ पी क्यू से, और यहाँ पे एंड ओ ए बी, और इस त्रिभुज से देखिए ओ ए बी से, तो ओ ए बी में देखिए डेल्टा वी अपान बी, यहाँ पे देखिए डेल्टा वी क्या है, यहाँ पे जो आपका निकल रहा है v2 माइनस v1 इक्वल टू डेल्टा v हो गया। तो एक तरीके से ये चाप कह लीजिए, ये आर्क ही तो दिख रहा है आपका, एक तरीके से समझिए, इसकी सहायता से अगर समझें तो ये जो आर्क आपका है डेल्टा एस विस्थापन है, ठीक है, आर्क है, और ये आपका रेडियस है आर। उसी तरीके से इसमें अगर समझें तो ये आपका क्या है, डेल्टा वी एक तरीके से आर्क तरीके से दिख रहा है, ठीक है, जो आपका डेल्टा वी है, और जो v1 v2 वेक्टर है एक तरीके से कह लीजिए त्रिज्या है, तो इसमें भी क्या होगा, ओ ए बी में, एंगल ओ ए बी में डेल्टा वी अपान वी। अब देखिए बस आपको अगर कुछ नहीं याद आ रहा है, ये एंगल अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस मतलब कि विस्थापन अपान आर, और इसके लिए लिख सकते हैं डेल्टा थीटा इक्वल टू दूसरे फिगर के लिए डेल्टा वी अपान वी। कुछ नहीं है तो बस आप इतना तो फार्मूला याद ही कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 1 में और 2 में, ठीक है। इस अगर फार्मूले को आपको याद कर लेते हैं डेल्टा एस अपान आर डेल्टा वी अपान वी, तब आपका मान लीजिए जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो गया। अब आप सोचेंगे कंप्लीट कैसे हो गया भाई, ये जो देखिए जो आपका डेल्टा एस अपान आर है और डेल्टा वी अपान वी है, इसी की सहायता से बस आपके डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है आगे, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से डेल्टा एस अपान आर है यानी कि रेडियस, और इक्वल टू में है डेल्टा वी अपान वी, बस ये समीकरण आपको याद है। और इसमें क्या करना है, दोनों पक्ष में डेल्टा टी से भाग देना है। अब जब दोनों पक्षों से डेल्टा टी से भाग देंगे तो देखिए डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, और यहाँ पे जो आर दिख रहा था तो इसको 1 अपान आर हमने कर दिया। उसके बाद से डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, डेल्टा वी के नीचे डेल्टा टी कर दिया, और यहाँ पे आपको नीचे वी दिख रहा था तो 1 अपान वी कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डेल्टा एस अपान टी यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर, आपको मालूम है विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग यानी कि वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे वी हो गया, इसका मान क्या होगा, वी हो गया यहाँ पे, और उसके बाद से 1 अपान आर है तो 1 अपान आर सेम का सेम है। उसके बाद से यहाँ पे दिख रहा होगा डेल्टा वी अपान
टी। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन ए से जिसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा वी अपान टी क्या हो गया आपका ए हो गया और 1 अपान वी सेम का सेम है। उसके बाद से यहाँ पे 1 अपान आर है तो वी अपान आर हो जाएगा और ए अपान वी हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आपको मेंशन है वी अपान आर इक्वल टू ए अपान वी। अब यही आपको पक्षांतर कर देना है, ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर हो जाएगा। उसके बाद से ये भी आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ए इक्वल टू वी अपान आर, ये भी हो गया। उसके बाद से अगर आप वी का मान रखना चाहते हैं, वी इक्वल टू होता है आर इंटू ओमेगा, तो अब इसका आप मान रखेंगे तो यहाँ पे आएगा आप वी इक्वल टू लिख देंगे आर ओमेगा का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे तो कटफुट का आएगा आपका ए इक्वल टू, यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे ए इक्वल टू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये भी आपका इतनी सिद्धम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद से हैंस प्रूफ, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बस आपको ये पॉइंट नोट करना है, ये पॉइंट बस आपको आना चाहिए। ये जो आपको दिख रहा है मैंने अभी बताया काफ़ी शॉर्टकट है, आप बस फिगर इसको बना दीजिए। आपको अगर कुछ नहीं आ रहा है ये फिगर तो बना ही सकते हैं भाई कि हाँ एक वृत्ति पथ है, इसका वेक्टर v1 यहाँ पे है, वेक्टर v2 यहाँ पे, और ये फिगर आपको बना देना है कि इसका अंदर का एंगल जो है डेल्टा थीटा है और विस्थापन जो आर्क कर लीजिए एक तरीके से, विस्थापन है डेल्टा है, त्रिज्या आर है, और ये नाम जो है ओ पी क्यू आप अपने अंदाज से कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी एम एन ओ कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, और इसका भी नाम कुछ भी रख सकते हैं। इसी के माध्यम से मैंने आपको बताया ये क्या होगा, ये डेल्टा थीटा एंगल है और ये आर्क जो है इसको मान लीजिए कि आप डेल्टा वी मान लेंगे यहाँ पे, और मतलब डेल्टा वी इक्वल टू होता है v2 माइनस वी वन, यानी कि बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर को घटाया जाता है, तो v2 माइनस वी वन इक्वल टू डेल्टा वी आ जाता है। और ये जो v1 और v2 वेक्टर है यहाँ पे जो रेडियस है वो तो दोनों की समान है, और यहाँ पे मैंने आपको देखिए लिखा भी है v इक्वल टू वी वन इक्वल टू वी टू, तो वही होगा डेल्टा वी अपान वी हो जाएगा। अब बस वही आप लिख सकते हैं कि एंगल ओ पी क्यू, यानी कि दोनों के एंगल में ओ पी क्यू वाले में और ओ ए बी वाले में, दोनों एंगल से आप निकाल लेंगे। अगर एंगल नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्टली लिख सकते हैं डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपान आर और डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा वी अपान वी, समीकरण 1 और समीकरण 2। और बस समीकरण 1 और समीकरण 2 को इक्वल करना है आपको, दोनों पक्षों में डेल्टा टी से बस भाग दे देना है। बस यही आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि डेल्टा एस अपान आर होगा और डेल्टा वी अपान वी होगा, और डेल्टा टी से आपको दोनों पदों में भाग दे देना है। बस आप भाग दे देंगे, काट पीट के लाएंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी सिंपल सा डेरिवेशन था, काफ़ी आसान सा डेरिवेशन था, और बहुत सारे बच्चे जो कि जहाँ तक मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को देख करके डर जाते हैं कि डेरिवेशन आया है लंबा होगा कैसे करेंगे। तो डेरिवेशन चूँकि सबसे आसान होते हैं, डेरिवेशन अगर फिजिक्स की बात करें तो डेरिवेशन तो सबसे आसान होते हैं, लेकिन बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, क्योंकि मैं सबका सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। बस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देख लीजिए और कुछ चीज़ें मैं आपको बताते भी चलूँगा, और भी अगर समय मिलेगा तो मैं आपको इसका PDF के माध्यम से सोल्यूशन भी भेज दूँगा। चूँकि सोल्यूशन तो आप देख ही सकते हैं, बस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, और जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं 1 नंबर 2 नंबर वो आप इधर उधर से पढ़ लेंगे। मैं केवल 5-5 नंबर के और 2-2 नंबर मतलब कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है इसी में से आपके क्वेश्चन जो है वो 2 ही नंबर में पूछ ले जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन दूसरा दिख रहा है, पलायन वेग क्या है, पृथ्वी की सतह के लिए व्यंजक भी प्राप्त कीजिए, मतलब कि इसमें भी डेरिवेशन करना है। अगर ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में देता है तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि पलायन वेग से आप क्या समझते हैं, या फिर पलायन वेग के देखिए यहाँ पे छूट गया है, पलायन है। ठीक है, पलायन दिख रहा होगा लेकिन पलायन है, पलायन वेग क्या है। ठीक है, अब देखिए पलायन वेग होता क्या है, कुछ चीज़ें अगर हम शॉर्टकट में समझेंगे तो काफ़ी आसान रहेगा। पलायन वेग क्या है, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है। वेग से आपको मतलब क्या है, वेग से एक तरीके से मान लीजिए कि आप स्पीड कह लीजिए, वेग में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाएंगे तो स्पीड कर लीजिए। ठीक है, तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर फेंकने पर पिंड के गुरुत्वीय मतलब जो आपका पिंड के पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकाला जा सकता है। मतलब कि मान लीजिए कि हमें कोई पिंड फेंकना है, कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, हमें फेंकना है पृथ्वी के बाहर यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर, तो वह न्यूनतम वेग मतलब वह न्यूनतम चाल, वह स्पीड चाहिए हमें, कम से कम इतनी स्पीड रहनी चाहिए कि हम जिस वस्तु को फेंक रहे हैं उस वस्तु को हम पृथ्वी से बाहर, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर फेंक सके। सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि अगर आपने देखा होगा बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं कि आप कई जगह जाते हैं, ऐसे कई जगह जाते हैं, छोड़ दीजिए, आप नॉर्मल सा गाड़ी का एक एग्जांपल लेते हैं। किसी ऊंचाई पे किसी गाड़ी को चढ़ाना है हमें, कोई 4 व्हीलर है चाहे कोई 2 व्हीलर है, कुछ भी हो, तो हम जब ऊंचाई पे चढ़ाना है तो मान लीजिए कि कोई पुल टाइप का है, तो आप मालूम होगा कम से कम आपको मान लीजिए कि 20 की स्पीड चाहिए कि हाँ 20 की स्पीड रहेगी तभी हम ऊपर चढ़ पाएंगे।
अगर 20 से कम की स्पीड रहेगी, 19 भी रहेगी, तो हम उस पुल पे गाड़ी को नहीं चला सकते। और 20 से जितनी ज़्यादा रहेगी अच्छा ही होगा, जाहिर सी बात है। जब 20 कम से कम चाहिए तो 20 से जितनी ज़्यादा रहेगी तब तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। चलिए 20 से ज़्यादा आसानी से चढ़ जाएगा, लेकिन कम से कम 20 चाहिए ही चाहिए। तो प्लायन वेग कौन सा वेग है? प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग है, मतलब कम से कम वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। मतलब कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ले करके फेंकते हैं उस स्पीड से, तो वह न्यूनतम वेग इस वेग मतलब स्पीड मान लीजिए एक तरीके से, तो वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को अगर हम ले करके फेंकते हैं तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है तथा पुनः पृथ्वी पर लौटकर वापस कभी नहीं आती। और बाहर तो निकल जाती है, अब बाहर जब निकल जाएगी पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से तो वह लौट करके वापस कभी नहीं आएगी। पलायन वेग से फेंकने के लिए पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा पिंड की पलायन ऊर्जा कहलाती है। और पलायन वेग मतलब से फेंकने के लिए पिंड को दी गई जो ऊर्जा, पिंड को जो ऊर्जा दी जाती है उस ऊर्जा को पलायन ऊर्जा भी, मतलब उस ऊर्जा को पलायन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान होता है और इसका जो डेरिवेशन है वो आप देख लेंगे अलग तरीके से, क्योंकि मैं ऐसे बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बस मेन पॉइंट्स आप समझ लीजिए और क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, तीसरा है न्यूटन के गति के नियमों को बताइए, मतलब न्यूटन के गति के नियमों का उल्लेख कीजिए। जैसे कि पहला नियम अगर बात करें तो जब तक किसी, जो मान लीजिए कोई वस्तु है विरामावस्था में है, मतलब विरामावस्था से मतलब क्या है, रुकी हुई है, मतलब कि स्टॉपेज है, स्टॉप पोजीशन पे है। तो जब तक उस पर आप कोई बल नहीं लगाते हैं तो वो जाहिर सी बात है कि जब तक उस पर आप कोई बल नहीं लगाएंगे और वो रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, वो ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। तो इस तरीके से न्यूटन का प्रथम नियम कि अगर कोई पिंड गतिमान अवस्था में या फिर विरामावस्था में है तो जब तक आप उस पर बल कोई नहीं लगाते हैं तो वो ना गतिमान, जैसे कि अगर रुकी हुई है तो अगर जब तक बल नहीं लगाएंगे तो वो कहीं जाएगी नहीं। अगर कहीं जा रही है तो जब तक उस पर आप कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे, बाह्य बल से मतलब होता है कोई भी बल अगर आप जब तक नहीं लगाएंगे तब तक वो रुकेगी नहीं। तो न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, सारे नियम्स को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, अब देखिए चौथा जो क्वेश्चन है, विमी विश्लेषण की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। ये पहले चैप्टर से आपका है, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ ले जाते हैं। और उसके बाद से जो पांचवा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, भौतिक मापन में विभिन्न प्रकार के त्रुटियों का वर्णन कीजिए। अब देखिए भौतिक मापन में कई प्रकार की त्रुटियां होती है और आपने देखा होगा जो ये चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है, मतलब जो पहला चैप्टर है, इससे आपके क्वेश्चन 5-5 नंबर के नहीं पूछे जाते हैं। कभी कभी बाई चांस जो आपका वांडरवाल समीकरण हो गया, इसको सिद्ध करने के लिए, या फिर जो कोई लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसकी बीमाओं को निकालने के लिए पूछ दिया जाता है। मतलब बहुत कम ही चांस रहते हैं कि पहले चैप्टर से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे, अर्थात पहले चैप्टर से आपके 1 नंबर 2 नंबर के ही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। जैसे कि बीमा वगैरह, श्यानता गुणांक, ऐसे उसकी मात्रक पूछ लेगा, बीमा पूछ लेगा, मतलब कि और जो मात्रक और बीमाएँ पूछी जाती हैं ऐसे नहीं पूछे जाते हैं कि कोई बल का, मतलब आसान वाले नहीं पूछ सकते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं जिसको बच्चे अगर निकाल भी रहे हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो, मतलब इस तरीके से थोड़े टफ टाइप के पूछे जाते हैं। तो आप उसको देख लेंगे और काफ़ी आसान होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। चूँकि मात्रक अगर आप पढ़े होंगे, मात्रक और बीमाएँ, तो पहला ही चैप्टर है, बहुत ही आसान होता है। और त्रुटियों की बात करें तो ऐसे तो नॉर्मली भौतिक मापन में 2 त्रुटियाँ होती हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां और अनियमित त्रुटियां। ठीक है, अब इसके भी प्रकार होते हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां के भी प्रकार होते हैं, अनियमित त्रुटियां के भी प्रकार होते हैं। क्रमबद्ध त्रुटियों के प्रकार की बात करें तो कांस्टेंट एरर्स यानी कि स्थिर त्रुटियां, उसके बाद से एरर्स ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट्स, यंत्र के कारण त्रुटियां, व्यक्तिगत त्रुटियां। अब त्रुटि क्या होता है, देखिए जैसे कि स्थिर त्रुटियां हो गई, यंत्र के कारण यानी कि जो आपका यंत्र है उसके कारण जो त्रुटि आ गई, फिर से पर्सनल त्रुटियां, आपके पर्सनल रीजन्स के कारण जो त्रुटि आ गई। उसके बाद से जो दूसरा होता है अनियमित त्रुटियां, तो ये आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ये तो थ्योरी टाइप का है, ये आप पढ़ ही सकते हैं। उसके बाद से सीमांत वेग क्या है, इसके सूत्र का व्युत्पन्न करें, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर बार नहीं पूछा जाता है सीमांत वेग, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो 7वां क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको आप VVI यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में करके रखिएगा, कार्य ऊर्जा परिमेय का उल्लेख एवं सिद्ध भी कीजिए। ठीक है, कार्य ऊर्जा परिमेय। और ये देखिए ये जो क्वेश्चन है कार्य ऊर्जा परिमेय, लगभग आप कोई भी पेपर उठा के देखेंगे तो हर बार ये आपका पूछा ही पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्य ऊर्जा परिमेय का। ठीक है, तो इसको आप जरूर देख लेंगे, कार्य ऊर्जा परिमेय वाला ये क्वेश्चन। और चूंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको कहा जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो हर बार आते ही आते हैं, तो इसको आप जरूर देख लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो कार्य ऊर्जा प्रमेय ये होता क्या है, थोड़ा सा उल्लेख करने के लिए भी कहता है और सिद्ध करने के लिए भी कहता है, तो काफ़ी आसान है। देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार
किसी वस्तु पर बल लगाने से बल द्वारा किया गया कार्य, मान लीजिए कि हम किसी भी वस्तु पर कोई वस्तु ले लीजिए, कोई पिंड ले लीजिए, उस पर बल लगाते हैं तो बल द्वारा किया गया कार्य, जो बल द्वारा किया गया कार्य होगा यानी कि जो फोर्स द्वारा किया गया कार्य होगा, तो जो फोर्स द्वारा किया गया कार्य और वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। जो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी यानी कि जो गतिज ऊर्जा होगी वस्तु की, उसकी परिवर्तन के बराबर क्या होगा, बल द्वारा किया गया कार्य होगा। यानी कि W इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा के, बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ये के से गतिज ऊर्जा हो गया और डेल्टा के मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो गया। तो यही होता है आपका कार्य ऊर्जा पर में W इक्वल टू डेल्टा के। काफ़ी आसान है, इसका डेरिवेशन आप देख के जरूर जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद से 8वां क्वेश्चन देखिए, घर्षण से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। यानी कि घर्षण कितने प्रकार, पहले तो आपको फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण क्या होता है ये बताना है, उसके बाद से इसके प्रकारों का, इसके जितने भी प्रकार हैं उसका आपको उल्लेख करना है, ठीक है। उसके बाद से 9वां क्वेश्चन देखिए, M द्रव्यमान तथा R त्रिज्या का एक गोलाकार पिंड क्षैतिज से थीटा ढलान वाले नत तल पर ढुलकता है, इसके रेखीय त्वरण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आप इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। M द्रव्यमान तथा R त्रिज्या वाले का एक गोलाकार पिंड है और क्षैतिज तल से थीटा ढलान वाले नत तल पर ढुलकता है, इसके रेखीय त्वरण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इंपॉर्टेंट है और इसको भी आप देख लेंगे। फिर से देखिए 10वां क्वेश्चन है, कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत को समझाइए। ये थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है और ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इसमें भी थोड़े से फार्मूलेज वगैरह आते हैं, इसको भी आप देख लेंगे, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण एवं जो आपका परिभ्रमण त्रिज्या होता है, इसकी डिफिनीशन आपको लिखनी है। किसी वस्तु के अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और परिभ्रमण त्रिज्या की डिफिनीशन आपको लिखनी है, ये काफ़ी आसान है। और देखिए 12वां क्वेश्चन है, जी तथा कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध स्थापित कीजिए। देखिए ये कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध स्थापित कीजिए, या फिर कभी कभी ऐसे पूछेगा, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी में संबंध स्थापित कीजिए। और इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 12 है। ये भी लगभग बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है और ये काफ़ी आसान है। और इसका जो आप फार्मूला निकालेंगे वो निकल के आता है कि स्मॉल जी इक्वल टू जी इंटू ME अपान में आएगा RE का स्क्वायर। काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान सा डेरिवेशन है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध, और ये हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। फिर से क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी के तल से ऊंचाई के साथ जी के मान में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए और सूत्र प्राप्त कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है एक ही चैप्टर से है, ग्रहों तथा उपग्रहों की गति यानी कि मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। और ये जो दोनों क्वेश्चन है, दोनों में से आप लिख के ले सकते हैं कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जो अभी मैंने आपको 12वां क्वेश्चन बताया और 13वां क्वेश्चन बताया। और देखिए 13वां क्वेश्चन में 2 कंडीशन आते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पृथ्वी तल के से ऊंचाई, ठीक है। तो एक आता है पृथ्वी तल से नीचे यानी कि पृथ्वी तल से गहराई के साथ जी के मान में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए और सूत्र प्राप्त कीजिए। एक गहराई पूछ देता है, यहाँ पे सेम है, तो जो गहराई वाला होता है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, उसमें अलग तरीके के नीचे आने पर अलग तरीके के फार्मूले वगैरह, और थोड़ा सा वो टफ पड़ता है, कठिन पड़ता है। तो जो बोर्ड है वो ज़्यादा नहीं सोचता है कि कठिन वाला पूछा जाए, तो यही आपका अधिकतर पूछता है कि पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ जी के मान में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। उसके बाद से ये जो क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा 14वां क्वेश्चन, इसको भी इंपॉर्टेंट करेंगे, केपलर के नियमों की चर्चा कीजिए, यानी कि केपलर के नियमों का उल्लेख करना है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। और जो केपलर का नियम है, चूंकि जो कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो साइंटिस्ट के नाम पे रहते हैं, वो क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं और हर बार रिपीट करा के पूछे जाते हैं। तो ये जो केपलर का नियम है ये क्या है, ग्रहों की गति संबंधी, जो ग्रहों की गति होती है संबंधी केपलर का नियम होता है, तो इसकी विवेचना करनी है। और देखिए इसके लगभग आपके केपलर के जो नियम है, कई नियम मतलब पहला है कक्षाओं का नियम है, दूसरा है क्षेत्रीय चाल का नियम है, और तीसरा है परिक्रमण काल का नियम यानी कि लॉ ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। इसके 3 नियम है, केपलर के 3 नियम है, और उन तीनों नियमों को आपको अलग अलग तरीके से उल्लेख करना होगा, ठीक है। उसका से देखिए 15वां क्या है, ब्लैक होल क्या है, सिद्धांत भी बताइए। ब्लैक होल काफी आसान है, ये इसके आपके सिद्धांत बताने हैं। उसके बाद से देखिए एक और डेरिवेशन है, रेखी तथा कोणीय त्वरण के बीच संबंध स्थापित कीजिए। रेखी तथा देखिए रेखी त्वरण होगा, मतलब रेखी लिखा है लेकिन रेखी त्वरण तथा कोणीय त्वरण के बीच संबंध स्थापित करना है, यानी कि इनके बीच डेरिवेशन करना
करना है। फिर से क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कक्षीय चाल व पलायन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। देखिए ये जो है, अब कई टाइप के इसमें होते हैं, एक ही में मिक्सअप रहते हैं, जैसे कि ये डेरिवेशन पूछा है, फिर ये डेरिवेशन पूछा है, सब तो पूछेगा नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही केवल मैं आपको बता रहा हूँ। इन सब में से आपको 1-2 जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। कक्षीय चाल व पलायन वेग में संबंध स्थापित करें। उसमें से क्वेश्चन नंबर 18 है, श्यानता गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा स्टोक के नियम द्वारा श्यानता गुणांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए एक शब्द आया है स्टोक का नियम, ठीक है, स्टोक का नियम, इसको आप जरूर देखेंगे, स्टोक के नियम को। ये भी अभी मैंने आपको कहा जो साइंटिस्ट के नाम पे रहते हैं, किसी साइंटिस्ट के नाम पे जो फार्मूले वगैरह रहते हैं या फिर जो इस चीज़ की वो व्याख्या किए रहते हैं उनके नाम पे ही हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। जो ये अभी मैंने आपको कहा कि जो साइंटिस्ट वगैरह के नाम पे रहते हैं वो क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्टोक के नियम को आप जरूर पढ़ लेंगे और उसके द्वारा जो श्यानता गुणांक को मतलब गुणांक ज्ञात किया जाता है इसको भी देख लेंगे। फिर से क्वेश्चन नंबर 19 है, बर्नौली प्रमेय, वेरी इंपॉर्टेंट करके बर्नौली प्रमेय का उल्लेख एवं सिद्ध कीजिए। बर्नौली प्रमेय काफ़ी आसान है, लेकिन बच्चे देख के डर जाते हैं। आपके द्रवों के प्रवाह को लेकर के है, किस तरीके से आपके प्रवाह वगैरह होते हैं उसी को लेकर के, बहुत आसान सा डेरिवेशन है इसका, ठीक है। आप अगर कमेंट वगैरह करेंगे तो मैं सबका सोल्यूशन भी आपको बता दूंगा, क्योंकि बच्चे, मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर मैं सोल्यूशन सबको बताता, वीडियो लंबा होता तो बच्चे देखते वगैरह नहीं है। तो इसीलिए मैं केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि आपकी जो स्टडी है वो थोड़े से अच्छे से हो जाए, और आप क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो आप कहीं से विद्या से या फिर अपने बुक से जाकर के इसका देख लेंगे आप केवल कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो आप आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो बर्नौली प्रमेय का उल्लेख करना और सिद्ध करना है, तो बर्नौली प्रमेय को भी आप वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे। और देखिए अभी मैंने ऊपर आपको स्टोक का नियम बताया था, तो स्टोक का नियम लिखो और सीमांत वेग के लिए सूत्र का निगमन करो, यानी स्टोक के नियम भी लिखना है और उसकी सहायता से सीमांत वेग के लिए सूत्र का एक निगमन भी करना है। फिर से 21वां क्वेश्चन देखिए, प्रतिबल तथा इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए, यानी कि स्ट्रेस और टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में उल्लेख करना है। काफी आसान है, देखिए दोनों जो क्वेश्चन है, प्रतिबल और विकृति, ठीक है। विकृति में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर विकृति की बात करें तो प्रारंभिक लंबाई, मान लीजिए कोई ये वस्तु है, कोई पिंड है, कुछ भी ले लीजिए, तो प्रारंभिक लंबाई इसकी ये थी, मान लीजिए कि 25 सेंटीमीटर थी, ठीक है। और इसको खींच करके हमने लंबाई बढ़ा दी, 10 सेंटीमीटर और बढ़ा दी, तो कितनी हो गई आप टोटल 35 हो गई। तो प्रारंभिक लंबाई जो आप इसकी प्रारंभिक लंबाई है मान लीजिए कि 25 है, और लंबाई में वृद्धि, तो इसके जो डेल्टा विकृति होती है, तो मतलब मान लीजिए कि किसी वस्तु को अगर हम खींच करके बड़ा कर देते हैं तो लंबाई में वृद्धि जो होती है, लंबाई में वृद्धि अगर मान लीजिए कि जो इसकी लंबाई थी L थी, तो डेल्टा L लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई, इसी के अनुपात को हम विकृति कहते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई वस्तु है, इस तरीके से कोई वस्तु है और इसको खींच करके हमने इतना बड़ा कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि इसकी प्रारंभिक लंबाई कुछ होगी और लंबाई में वृद्धि कुछ और होगी। तो लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को ही हम विकृति कहते हैं। और ये विकृति के टाइप्स भी, अनुदैर्ध्य विकृति, बहुत टाइप्स के होते हैं, तो 3, 4, 5 प्रकार के होते हैं। तो इसको आप देख लेंगे, काफ़ी आसान है, प्रतिबल और विकृति दोनों आपसे ये पूछे जाते हैं हर बार, ठीक है। उसके बाद से देखिए 23वां क्वेश्चन में है, टिप्पणी करो। कई चीज़ें ऐसी होती है, देखिए जैसे कि इसमें है, पहला है हुक्स का नियम, दूसरा है रेनाल्ड संख्या, तीसरा है श्यानता गुणांक, चौथा है पृष्ठ तनाव, और पांचवा है ई है वायुमंडलीय दाब एवं गेज दाब, और एफ है सदिश एवं अदिश राशि, ठीक है। इन सारी चीज़ों को देख लेंगे और इसमें इसके जितने भी कभी, जैसे कि मान लीजिए कि श्यानता गुणांक हो गया, पृष्ठ तनाव हो गया, इसकी आप जो मात्रक होते हैं और विमाएँ होते हैं वो भी देख लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपके सब 1-1, 2-2 नंबर में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आप जब पेपर खोलेंगे पहला ही, उसके बाद से कुछ आपके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के रहेंगे, कुछ भरने टाइप के 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद से आपके 1-1, 2-2 नंबर में यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर 24वें में देखिए, ऊष्मागतिकी को परिभाषित करते हुए उसके सभी नियमों का उल्लेख कीजिए। ये तो मैंने आपको एक पार्टिकुलर विशेष वीडियो में भी बता रखा है कि ऊष्मागतिकी है और उसके जितने भी नियम हैं आप सर्च करेंगे, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाय फैक्ट है, तो आपको ये काफ़ी अच्छे तरीके से मिल जाएगा, आप आसानी से पढ़ सकते हैं और ये भूलेंगे नहीं, जैसे मैंने बताया है तो आप कभी भूलेंगे नहीं। और ये इंपॉर्टेंट नहीं, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, ये आपका 24वां हो गया। और उसके बाद से 25वां, ऊष्मा संचरण के विधियों का उल्लेख कीजिए, यानी कि ऊष्मा का संचरण किन किन विधियों के द्वारा होता है। दोनों क्वेश्चन थ्योरेटिकल है और काफ़ी ज़्यादा आसान है, और इन दोनों में से आपका एक पक्का आएगा, इसलिए कि इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं। और ज़्यादातर है कि ये पूछता है आपका ऊष्मागतिकी को परिभाषित करते हुए, ऊष्मागतिकी को परिभाषित करने के लिए नहीं कहेगा, लेकिन डायरेक्ट उसके नियमों का उल्लेख करने को कहेगा, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, या फिर कह लेगा कि आपका शून्य नियम, जो आपका शून्य नियम है, तो उसको मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से बताया है। अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे जाकर के लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाय फैक्ट तो आपको काफ़ी आसान भाषा में, वो सरल भाषा में मिलेगा, जो आप कभी भी भूलेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद से देखिए 26वां क्वेश्चन देखिए, कार्नर साइकिल को बताइए। कार्नर साइकिल को बताना है, इसके बारे में थोड़ी सी विवेचना करनी है, उल्लेख करना है उसका। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 27वां, रेखी
और क्षेत्रीय एवं आयतन प्रसार गुणांक को परिभाषित कीजिए। और इसके संबंधित कुछ डेरिवेशन भी आता है, इन तीनों में संबंध स्थापित करने के लिए कभी कभी पूछ देता है कि रेखीय क्षेत्रीय एवं आयतन प्रसार गुणांक को परिभाषित कीजिए और इनके बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो ये रहे आपके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका PDF भी मैं आप सभी बच्चों को टेलीग्राम पे दे दूंगा कि आप इस तरीके से अपनी स्टडी को कर लेंगे। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चूंकि मैंने अभी कहा कि बच्चे देखते वगैरह नहीं है, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं और जाके किताब से अपनी विद्या से पढ़ाई कर लेते हैं, तो मैं अगर आप कमेंट वगैरह करेंगे तो मैं सोल्यूशन भी बता दूंगा। आई होप कि आपको सोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ डेरिवेशन में ही बस आपको दिक्कत होगी, तो आप कहीं से देख लेंगे और कहेंगे तो मैं अलग पार्टिकुलर विशेष वीडियो में उन चीज़ों का डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट चीज़ों का डेरिवेशन आपको बता दूंगा अच्छे तरीके से, और PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।